Hello class 9. Today we are going to discuss in your chapter Force and Laws of Motions part 2, second law of motion. In second law of motion, at first we see that what is the second law of motion of Newton. Newton says in their second law of motion state that the rate of change of momentum of an object is proportional to the applied unbalanced force in the direction of force. बच्चों सेकंड लॉ ऑफ मोशन ये कहता है कि जो भी किसी कोई अगर ऑब्जेक्ट है उसके मोमेंटम में उसकी पोजीशन में कोई चेंज होता है तो उसके जो चेंज की दर होती है वो हमेशा उस वस्तु के ऊपर जो भी अप्लाइड अनबैलेंस फोर्स होता है उसकी डायरेक्शन में लगती है और वो उसी के ऊपर डिपेंड करती है। यानी कि जो कोई भी अगर ऑब्जेक्ट है उसका जो मोमेंटम है या उसकी पोजीशन में कोई चेंज हो रहा है तो यानी कि वो चेंज जो है वो कोई ना कोई फोर्स उसके ऊपर अप्लाइड किया होगा, उसके थ्रू पैदा होता है। अब आता है, मैं कुछ चीज़ें आपको कंसीडर करके बताती हूँ। जैसे पहला लॉ ऑफ मोशन कहता था कि कोई भी अनबैलेंस्ड एक्सटर्नल फोर्स अगर किसी भी वस्तु पर काम करता है, किसी भी ऑब्जेक्ट पर काम करता है तो उसकी वेलोसिटी चेंज हो जाती है। किसकी? ऑब्जेक्ट की। यानी कि ऑब्जेक्ट में एक एक्सेलरेशन पैदा हो जाता है। अब हम इसको इस तरह भी एक्सेलरेट कर सकते हैं, जान सकते हैं कि जो किसी भी ऑब्जेक्ट का एक्सेलरेशन होता है ए, वो उसके फोर्स पर अप्लाई होता है या फोर्स पर डिपेंड करता है। और इसी तरीके से जो नापा जाने वाली चीज़ है वो फोर्स है, तो फोर्स इज इक्वल टू हम लोग लिख देते हैं यहाँ पर एम इंटू ए। और आपने पहले लॉ में पढ़ा है एक्सेलरेशन इज ऑलवेज इक्वल टू डेल्टा वी बाई डेल्टा टी, यानी कि रेट ऑफ चेंज इन द वेलोसिटी दैट इज कॉल्ड एक्सेलरेशन एंड व्हेन any object that has mass, that the product of their acceleration into mass, that is called as force. अब आता है, जैसे आपने कुछ चीज़ें रिकाउंट की होंगी अपनी जनरल ऑब्जर्वेशन में, एवरीडे लाइफ में। देखिए, अगर टेबल टेनिस की कोई एक बॉल है, अगर वो प्लेयर को हिट हो जाती है, टेबल टेनिस की छोटी सी बॉल होती है, तो वो अगर प्लेयर को हिट होती है तो क्या होता है, उससे उससे उसको कोई ज़्यादा नुकसान नहीं होता। लेकिन अगर क्रिकेट की बॉल स्पेक्टेटर पे लग जाए तो क्या होगा, उसको चोट पहुँच सकती है। ऐसे ही कोई ट्रक अगर मान लीजिए पार्किंग के साइड में खड़ा है और शांति से खड़ा है तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता उससे, वो किसी को नुकसान नहीं करेगा। लेकिन मान लो कोई अगर ऐसे ही मूविंग ट्रक है जो चल रहा है, कि इसकी स्पीड है 5 मीटर पर सेकंड से भी कम, अगर 5 मीटर पर सेकंड से भी कम की स्पीड है ट्रक की, लेकिन वो मूव कर रहा है, तो किसी ना किसी पर्सन, कोई उसके पाथ में खड़ा हो जाता है अगर कोई पर्सन, तो उसको किल कर सकता है। एक छोटी सी स्मॉल बुलेट है जिसका कुछ मास होता है, अगर उसको बड़ी फोर्सफुली बुलेट से शूट आउट किया गया है तो वो किसी पर्सन को किल कर देती है। यानी कि उसको फायर करने पर, गन से फायर करने पर वो उसे शूट आउट कर देती है, मार देती है। इसका मतलब क्या हुआ कि द इम्पैक्ट प्रोड्यूस बाय द ऑब्जेक्ट डिपेंड्स ऑन देयर मास एंड वेलोसिटी। यानी कि किसी भी चीज़ के द्वारा प्रोड्यूस किया जाने वाला एक बहुत तगड़ा फोर्स या उसका प्रभाव, ये डिपेंड करता है उस वस्तु का मास कितना है और उस वस्तु का जो मास है वो और उसकी वेलोसिटी कितनी है, कितनी तेज़ी से उसको फेंका गया है, ये उस चीज़ पर डिपेंड करता है। अगर बॉल है, क्रिकेट की बॉल बड़ी होती है, उसका मास ज़्यादा होता है, और प्लस क्रिकेट की बॉल अगर तेज़ी से स्ट्राइक की जाए तो उसकी वेलोसिटी तेज़ होगी। वेलोसिटी तेज़ होगी, अगर वो किसी के मुंह पर लग जाएगी तो उसका मुंह तोड़ के रख देगी। समझे बच्चों? ऐसे ही छोटी सी टेनिस की बॉल बड़ी हल्की होती है, अगर वो तेज़ी से लगेगी तो वो भी थोड़ा बहुत चोट लगा सकती है, लेकिन ज़्यादा उससे नुकसान इसलिए नहीं होता क्योंकि उसका मास कम होता है, उसकी वेलोसिटी इतनी नहीं होती। यानी कि कोई भी ऐसा ऑब्जेक्ट जिसका एक्सेलरेशन होता है या कोई भी ऐसा ऑब्जेक्ट जिस पर कोई फोर्स लगा के उसको एक्सेलरेट कर दिया गया है तो उसमें ग्रेटर फोर्स पैदा हो जाता है जिसकी ग्रेटर वेलोसिटी हो सकती है। और इसी जो ग्रेटर वेलोसिटी पैदा होती है, अगर इसको उस वस्तु के मास से कंबाइन करके बोला जाए तो वो उसको बोलते हैं, ऐसी प्रॉपर्टी को, मोमेंटम। न्यूटन ने इसको मोमेंटम का नाम दिया। मोमेंटम किसी भी ऑब्जेक्ट का जो डिफाइन किया जाता है वो मास इंटू वेलोसिटी के टर्म में डिफाइन किया जाता है, यानी कि पी इक्वल टू एम इंटू वी। मोमेंटम मोमेंटम में दोनों ही चीज़ें होती हैं, यानी कि ये जो है एक वेक्टर क्वांटिटी है, इसमें डायरेक्शन भी होता है और मैग्नीट्यूड भी होता है। और इसका जो डायरेक्शन होता है वो हमेशा उसकी वेलोसिटी के डायरेक्शन में ही सेम होता है। और इसका एसआई यूनिट जो है वो मोमेंटम का लिखा गया है कि मास को किलोग्राम में नापेंगे, वेलोसिटी को मीटर पर सेकंड में नापते हैं तो किलोग्राम मीटर पर सेकंड, किलोग्राम मीटर पर सेकंड, के जी एम एस की पावर -1, ये इसका यूनिट बनता है। इसका मतलब ये हुआ कि एप्लीकेशन ऑफ एन अनबैलेंस फोर्स ब्रिंग्स अ चेंज इन द वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट। किसी भी ऑब्जेक्ट
में अगर कोई अनबैलेंस फोर्स अप्लाई किया गया है तो वो उसकी वेलोसिटी में चेंज ला के रख देता है, और इससे जो फोर्स जो पैदा हुआ है यही मोमेंटम को पैदा करता है और यही मोमेंटम के में चेंज का कारण भी बनता है। अब जैसे देखिए, अगर हम एक सिचुएशन कंसिडर करते हैं कि कोई भी कार है, उसमें बैटरी उसकी डेड हो गई है, तो उसको धक्का मारा जाता है, धक्का मार के उसको मान लीजिए 1 मीटर पर सेकंड की स्पीड से उसको स्ट्रेट रोड पर चलाया जा रहा है, जो कि इंजन के लिए सफिशिएंट है कि वो धक्का मार के जब गाड़ी चलती है तो थोड़ा बहुत धक्का मारने के बाद में उसने पे स्टार्ट हो जाती है। यानी कि दो या दो से अधिक लोग जब उसको एकदम से सडन पुश देते हैं, अनबैलेंस फोर्स लगाते हैं, तो वो बहुत तेज़ी से स्टार्ट हो जाती है, मगर हार्डली बड़ी डिफिकल्टी से स्टार्ट होती है। लेकिन अगर उसकी बैटरी में थोड़ी सी भी जान है और उसको धक्का लगाया जाए तो वो थोड़े सा रन कर जाती है, रन करने के बाद में चालू हो जाती है। और कंटिन्यूस फोर्स लगाने के बाद में वो उसमें एक्सेलरेशन बढ़ने लग जाता है और इस कार अपनी स्पीड पकड़ लेती है। इसका मतलब ये हुआ कि जो मोमेंटम में चेंज हुआ कार की, वो केवल उसके खाली फोर्स ऑफ मैग्नीट्यूड से नहीं आपने डिफाइन किया, उसके उसमें वेलोसिटी में भी चेंज आया, और जो जितना आपने उसके ऊपर फोर्स लगाया उसने भी बहुत बड़ा काम किया है ताकि उसका मोमेंटम चेंज हो। इससे हम एक कंक्लूजन निकाल सकते हैं, जो फोर्स है वो नेसेसरी है मोमेंटम में, किसी भी ऑब्जेक्ट के मोमेंटम में चेंज लाने के लिए फोर्स नेसेसरी है, जो कि डिपेंड करता है ऑन द टाइम रेट एट विच द मोमेंटम इज चेंज। और वो किस पर डिपेंड करता है? टाइम रेट पर। अब हम इसका थोड़ा मैथमेटिकल कैलकुलेशन करेंगे। देखिए, जैसे मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट है, उसका मास m है और वो एक स्ट्रेट लाइन पर इनिशियल वेलोसिटी u से कहीं पर से चला आ रहा है और उसका यूनिफॉर्मली एक्सेलरेशन वेलोसिटी का है, वो कुछ समय बाद t टाइमिंग के बाद v हो जाता है। एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास m है और उसकी इनिशियल वेलोसिटी u है, और उसके बाद कुछ समय बाद t टाइमिंग के बाद उसकी वेलोसिटी चेंज में v हो जाती है। तो यानी कि p1 यहाँ पर मोमेंटम जो पहले इनिशियली पैदा हुआ वो होगा p1 इक्वल टू एम इंटू यू, और फाइनल जो इसका मोमेंटम होगा वो p2 इक्वल टू एम इंटू वी होगा। तो चेंज इन मोमेंटम डेल्टा p इज ऑलवेज प्रोपोर्शनल टू हो जाएगा यहाँ पर p2 माइनस p1, यानी कि प्रोपोर्शनल टू एम वी माइनस एम यू, यानी कि m ब्रैकेट में आएगा v माइनस यू। और रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम डेल्टा p बाय अपॉन डेल्टा t देखेंगे तो ये प्रोपोर्शनल हो जाएगा m इंटू वी माइनस यू अपॉन टी। तो अब रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, यानी कि किसी भी पर टाइम में जो मोमेंटम में चेंज हो रहा है उसको हम क्या बोलेंगे? उसको वो हमेशा अप्लाइड फोर्स के इक्वलेंट माना जाएगा, यानी कि डेल्टा पी बाई डेल्टा टी इज इक्वलेंट टू फोर्स एफ, यानी कि एफ इक्वल टू डेल्टा पी बाई डेल्टा टी भी लिख सकते हैं। डेल्टा पी की वैल्यू एम इंटू वी माइनस यू अपॉन टी आ जाएगी। तो फोर्स इज ऑल्सो प्रोपोर्शनल टू एम इंटू वी माइनस यू अपॉन टी, और इसको एक कांस्टेंट के रूप में दर्शाया गया है के। तो F इक्वल टू के एम इंटू वी माइनस यू अपॉन टी, और V माइनस यू क्या शो करता है? V माइनस यू इज ऑलवेज इक्वल टू एक्सेलरेशन। V माइनस यू यानी कि फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी, दैट इज ऑलवेज इक्वल टू एक्सेलरेशन। तो ये इसको हम आगे बोल सकते हैं K इक्वल टू, और V माइनस यू अपॉन टी पर टाइमिंग में, बच्चों पर टाइमिंग में जो V माइनस यू बाई टी आएगा वो आपका एक्सेलरेशन के इक्वलेंट होगा। तो K इंटू के इक्वल F इक्वल टू हो जाएगा आपका KMA। अब आता है कि जो इसका एसआई यूनिट है वो क्या निकलेगा? इसका निकलेगा किलोग्राम इंटू मीटर पर सेकंड स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पर मास का किलोग्राम हो जाएगा, एक्सेलरेशन का मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। तो यानी कि फोर्स की यूनिट क्या बनेगी? किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और इसको हम लोग F इक्वल टू एम ए से भी डिनोट करेंगे, ठीक है। और इसकी वैल्यू जो के की होगी वो हमेशा कांस्टेंट की 1 होती है। यही कहता है सेकंड लॉ ऑफ मोशन। यानी कि सेकंड लॉ ऑफ मोशन एक मेथड है जिससे कि आप फोर्स को मेज़र कर सकते हैं जो कि किसी ऑब्जेक्ट पे अप्लाई किया जाता है, किसी ऑब्जेक्ट पे काम करता है, और ये हमेशा मास इनटू एक्सेलरेशन के प्रोडक्ट के बराबर होता है, या मास इनटू डेल्टा वी बाई डेल्टा टी के बराबर होता है। हम अपनी डेली लाइफ में सेकंड लॉ ऑफ मोशन को अनुभव कर सकते हैं। जैसे कि आप अगर कोई फास्ट मूविंग क्रिकेट बॉल है उसको कैच करता है कोई व्यक्ति, तो हमेशा फील्डर को आपने देखा होगा कि वो थोड़ा सा उसका हाथ पीछे की तरफ हो जाता है, थोड़ा खिसक जाता है। ऐसा क्यों? क्योंकि जब तेज़ी से स्ट्राइक की हुई बॉल, बैट से स्ट्राइक की हुई बॉल, देखिए ये इसके हाथ में जैसे ही आएगी तो ये इसके ऊपर क्या करेगा? एक फोर्स अप्लाई कर देगा, ये फोर्स से ही एक्सलेशन पैदा होता है उसके जो, तो इस हाथ के मोमेंटम में चेंज हो जाता है, तो इसका हाथ थोड़ा सा पीछे की तरफ ऐसे हो जाता है, पीछे की तरफ लेगा, नहीं तो इसको बहुत तेज़ी से चोट लग जाएगी इसकी हथेलियों में। ओके, ये देखिए ध्यान से। तो ये कह रहे हैं यहाँ पर कि जैसे ये जो फास्ट मूविंग बॉल है ये आती है, तो फील्डर जो है वो क्या करता है? टाइम को इंक्रीज़ करता है, टाइम थोड़ा बढ़ा देता है। जब हाई वेलोसिटी की जो मूविंग बॉल होती है
वो उस समय उसके हाथ में आते आते वो ज़ीरो वेलोसिटी पर हो जाती है। एक्सेलरेशन जो होता है इस बॉल का वो डिक्रीज होता है, धीरे धीरे कम होता है। और इस तरीके से अगर एक्सेलरेशन कम होगा तो इम्पैक्ट यानी कि जो उससे लगने वाला धक्का है फास्ट मूविंग बॉल से वो उसके हाथों में कम होगा। द इफ द बॉल इज स्टॉप सडनली देन इट्स हाई वेलोसिटी डिक्रीजेस। अगर बॉल एकदम से रुक जाती है तो उसकी हाई वेलोसिटी कम होती है, जीरो तक आ जाती है, और वेरी शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम, बहुत छोटे समय में। दस द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ द बॉल विल बी लार्ज। इसका मतलब है कि जो बॉल का रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम है वो बहुत बड़ा होगा। इसलिए देयर फॉर अ लार्ज फोर्स वुड हैव टू बी अप्लाइड फॉर होल्डिंग द कैच दैट मे हर्ट द पाम ऑफ द फील्डर। इसीलिए कहा जाता है कि अगर फील्डर ने अगर मान लीजिए कि लार्ज फोर्स अप्लाई कर दिया है, मतलब लार्ज फोर्स उसको अप्लाई करना पड़ता है फील्डर को, जिससे कि वो बॉल को कैच कर सके। लार्ज फोर्स वुड हैव टू बी अप्लाइड फॉर होल्डिंग द कैच दैट मे हर्ट द पाम ऑफ द फील्डर। इसीलिए देखिए आपने अक्सर देखा होगा कि बहुत तेज़ी से स्ट्राइक की बॉल अगर वो पीछे की तरफ हाथ ना ले फील्डर तो उसके हाथ में एकदम से चोट लग जाएगी। इन अ हाई जंप एथलेटिक इवेंट, हाई जंप में देखिए क्या होता है, जो एथलीट होता है आर मेड टू फॉल आइदर ऑन अ कुशन्ड बेड। आपने कहा होगा कि हाई जंप में जब एथलीट होता है वो कूदता है, कूदने के बाद में सीधे जब हाई जंप लगाता है तो वो गद्दे पे गिरता है। तो गद्दे पे क्यों गिरता है और या फिर सैंड बेड पे क्यों गिराया जाता है? क्योंकि वो जब बहुत तेजी से स्ट्राइक कर रहा है उसके मोमेंटम में चेंज हो रहा है, तो जैसे जैसे वो यहाँ पर से कूदा तो यहाँ पर उसकी वेलोसिटी एकदम बढ़ी, इनिशियल वेलोसिटी, धीरे धीरे जाके वो फाइनल वेलोसिटी तक कम हो गई और एक्सेलरेशन उसका डिक्रीज हो गया। एक्सेलरेशन डिक्रीज हुआ तो रेट ऑफ मोमेंटम जो है चेंज है उसमें भी कमी आ गई, और इस वजह से उसका फोर्स कम हुआ। और जब वो सैंड पे गिरेगा तो कम फोर्स से गिरेगा, और कम फोर्स से गिरेगा तो कुशन की तरह वो गद्दे की तरह सैंड होगी या गद्दा होगा वो उसको बचा लेता है स्ट्राइक होने से। ट्राई टू पाउंडर हाउ अ कराटे प्लेयर ब्रेक्स अ स्लैब ऑफ आइस विद अ सिंगल ब्लो। ऐसे ही आपने देखा कराटे प्लेयर होते हैं वो क्या करते हैं, एक सिंगल कराटे के ब्लो में ही तुरंत पूरा बर्फ तोड़ देते हैं। वहाँ भी यही रेट ऑफ मोमेंटम लगता है। तो फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन हमसे कहता था कि एफ इक्वल टू एम इंटू ए, एफ इक्वल टू एम इंटू वी माइनस यू बाई टी। और इस तरीके से हमने देखा अगर सेकंड लॉ और फर्स्ट लॉ में हम एक रिलेशनशिप इस्टेब्लिश करें तो एफ इंटू टी, ये एफ टी इधर चला जाएगा, तो एफ इंटू टी इक्वल टू एम वी माइनस एम यू। यानी कि व्हेन फोर्स इज इक्वल टू ज़ीरो, जब फोर्स ज़ीरो हो जाएगा तो यू भी ज़ीरो हो, सॉरी, अगर फोर्स को ज़ीरो करते हैं, फोर्स को अगर हमने ज़ीरो किया है तो v हमेशा v माइनस यू रह जाएगा। v माइनस यू का मतलब है v इज इक्वल टू यू, तो v यू के इक्वल, लेकिन जिस समय फोर्स नहीं लगता उस समय इनिशियल वेलोसिटी फाइनल वेलोसिटी के इक्वलेंट हो जाती है, या कह सकते हैं फाइनल वेलोसिटी इनिशियल वेलोसिटी के इक्वलेंट हो जाती है, और टाइम कुछ भी हो। तो इसका मतलब है ऑब्जेक्ट विल कंटिन्यू मूविंग विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी। उस समय जब फोर्स ज़ीरो होता है तो उस समय ऑब्जेक्ट एक समान गति से चलता रहता है, क्योंकि टाइमिंग का उस पर असर नहीं पड़ता और वेलोसिटी उसकी चेंज नहीं होती। यू ज़ीरो है तो वी भी ज़ीरो हो जाएगा और ऑब्जेक्ट हमेशा रेस्ट पे रहेगा। इसमें बेटा कुछ सवाल दिए गए हैं बच्चों, जो मैं आपको करके बता भी दूंगी, भेज दूंगी। थोड़ा सा समझा देती हूँ कि जैसे मान लीजिए एक सवाल है कि कांस्टेंट फोर्स एक्ट्स ऑन एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास 5 kg, 5 किलो का एक भार है, 5 किलो का भार है, और इस पे जो ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी शुरू में थी 3 मीटर पर सेकंड थी, और उसके बाद में फाइनल वेलोसिटी 7 मीटर पर सेकंड पहुंच गई है, और ड्यूरेशन है टाइमिंग का 2 सेकंड। अब कह रहा है मैग्नीट्यूड ऑफ द अप्लाइड फोर्स अप्लाई करिए, तो फोर्स एफ इक्वल टू हो जाएगा, मैंने पहले बताया, मास इंटू एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन इक्वल टू वी माइनस यू बाई टी। यानी कि फोर्स इक्वल टू मास कितना का 5 kg, वी फाइनल वेलोसिटी 7 है, और जो इनिशियल वेलोसिटी थी वो कितनी थी इसकी 3, तो 7 - 3 अपॉन यहाँ पर टी टाइमिंग जो है वो 2 सेकंड दी गई है, तो इसकी वैल्यू रखने के बाद में 5 7 - 3 अपॉन 2 हो जाएगा, 7 - 3 यानी कि बचेगा 4, 5 × 4 20, 20/2 10 न्यूटन। तो यानी कि फोर्स जो होगा यहाँ अप्लाई वो 10 न्यूटन का होगा। अगर फोर्स को अप्लाई किया जाए 5 सेकंड के ड्यूरेशन में तब क्या होगा? अगर फोर्स को 5 सेकंड के ड्यूरेशन में टी बराबर 5 सेकंड आप रखते हैं तो फाइनल वेलोसिटी जो होगी हमारी वो हो जाएगी लगभग 5 5 × 20, 7 में से देगा 4, 5 × 4 20/5, तो 4 न्यूटन आ जाएगी लगभग। अब कह रहा है 5 सेकंड देन द फाइनल वेलोसिटी कैन बी कैलकुलेटेड बाय रीराइटिंग v इक्वल टू यू प्लस एफ टी अपॉन एम। ये एक और फार्मूला बनता है, क्योंकि m इधर चला जाएगा तो एम वी इक्वल टू यू, मतलब वो वही फार्मूला है सेम जो ये वाला है, बस उसको थोड़ा फॉर्म चेंज कर दिया है। तो यहाँ पर अगर v निकालेंगे तो इस फार्मूले से u प्लस एफ टी अपॉन एम से भी निकाल सकते हैं। यहाँ पर
अगर 5 सेकंड की वैल्यू आप रखते हैं यहाँ पर तो आप उसे इसको कैलकुलेट कर सकते हो। तो वी आपका इसमें 13 मीटर पर सेकंड आएगा, क्योंकि यू की वैल्यू आपको पता ही है कि वो है 3। तो 3 रख देंगे, प्लस आपने फोर्स पहले ही निकाल लिया है 10 न्यूटन। 10 × 5 50/m कितना है 5। तो ये हो जाएगा आपका 3 + 50/5 यानी कि 10, और 3 + 10 = 13 मीटर पर सेकंड। ठीक है। अब आता है, इसके आगे थोड़ा हम बात कर लेते हैं, थर्ड लॉ ऑफ मोशन क्या कहता है न्यूटन का। न्यूटन का थर्ड लॉ ऑफ मोशन कहता है कि कोई भी जो वस्तु है या कोई भी ऐसी चीज़ जिस पर आप कोई फोर्स अप्लाई करते तो वो उतना ही रिएक्शन आपको दोबारा उसके बदले में भी देती है। यानी कि द थर्ड लॉ ऑफ मोशन ऑफ स्टेट दैट व्हेन वन ऑब्जेक्ट exerts a force on another object, the second object instantly exert a force back on the first। यानी कि ये थर्ड लॉ कहता है कि जब कोई एक वस्तु किसी भी दूसरी वस्तु के ऊपर, कोई ऑब्जेक्ट के ऊपर एक फोर्स अप्लाई करती है, तो दूसरी वस्तु भी उस पहली वस्तु के ऊपर अपने आप रिएक्शन फोर्स भी अप्लाई करती है। यानी कि एक्शन ऑलवेज इक्वल टू अपोजिट रिएक्शंस, सो दैट दीज द टू फोर्सेस आर ऑलवेज इक्वल इन मैग्नीट्यूड। ये हमेशा जो दोनों फोर्स लगेंगे वो अपने मैग्नीट्यूड में बराबर होंगे लेकिन डायरेक्शन में अपोजिट होंगे। अब आता है कि अगर ऐसा है तो हमारा थर्ड लॉ ऑफ मोशन एक्चुअली बनेगा क्या। तो वो बनेगा कि आप इसको कह सकते हैं कि द फोर्स, थर्ड लॉ ऑफ मोशन दैट टू एवरी एक्शन, इसको ध्यान रखो बच्चों, टू एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। यही एक ऑथेंटिक थर्ड लॉ ऑफ मोशन है। टू एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। हर क्रिया की बराबर और विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होती है। यानी कि जैसे मान लीजिए किसी व्यक्ति ने किसी के गाल पे थप्पड़ मारा, तो जो व्यक्ति का जो हाथ है जो थप्पड़ मार रहा है, उसके हाथ से लगने वाला गाल, दूसरे व्यक्ति के गाल पर लगने वाला जो फोर्स होगा, तो जितना वो थप्पड़ मारने में अपना फोर्स लगाएगा हाथ से, उतना ही फोर्स जो गाल होगा वो उसके हाथ पे भी लगाता है। और यानी कि जो रिएक्शन होता है वो गाल के थ्रू लगेगा हाथ की हथेली पर, दूसरे व्यक्ति की हाथ की हथेली पर जो कि उसको थप्पड़ मार रहा है। तो इसीलिए जो है थप्पड़ लगने के बाद में एकदम से बहुत तेज़ी से चोट लगती है। अभी एक और एग्जांपल देती हूँ आपको। जैसे आप देखिए कि गन को शूट करने से जो सोल्जर होता है वो अपने कंधे पर, जब सोल्जर गन रख के चलाता है तो जैसे ही वो शूट आउट करता है तो थोड़ा सा कंधा उसका पीछे की तरफ धक्का देता है। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि जैसे ही वो गन को शूट आउट करेगा या ट्रिगर दबाएगा तो जो बुलेट निकलती है इस गन के अंदर रिकॉइलिंग करते हुए बड़ी तेज़ी से, उसमें एक फोर्स होता है, एक्सेलरेटिंग फोर्स बड़ी तेज़ी से निकलती है, तो वो आगे की तरफ लगता है। और जैसे ही वो बुलेट शूट आउट होती है, बाहर की तरफ निकलती है, तो वो जितने फोर्स से निकलती है उतने ही फोर्स से पीछे की तरफ इस गन को धक्का देती है। और ये धक्का देगी तो ये रिएक्शन फोर्स कहलाएगा। और इससे क्या होगा कि जो व्यक्ति होगा, जो कि सोल्जर चला रहा होगा अपने कंधे पर रखकर, तो उसका कंधा जो थोड़ा पीछे की तरफ खिसक जाता है। ऐसे ही आपने देखा होगा कि आप जब क्या नाम है उस पे चलते हैं, बस में जाते हैं, तो बस में एकदम से आपको पता लगता है कि आप जा रहे थे आगे और आप रोड पे वॉक करते चले जा रहे थे, या कह लीजिए कि जैसे आप चलते हैं ना, जैसे वॉक पे चलते, जैसे मान लीजिए सीधे सीधे एक सड़क पे जा रहे हैं आप, तो जो सड़क पे आप जा रहे हैं तो आपके जो कदम पड़ रहे हैं सड़क पे, इस सड़क पे जो आपके कदम पड़ रहे हैं, तो जितना फोर्स आपका पैर लगा रहा है रोड पे, उतना ही रिएक्शन फोर्स जो रोड है वो आपके इस फुट के एंकल पर लग रहा है। ठीक है। और इसीलिए आप देखिए चलते समय क्या होता है कि आपका जो कदम होता है वो थोड़ा सा ऊपर की तरफ उठा होता है ना, ऐसे जस्ट यूं मूवमेंट होता है, ऐसे ऊपर की तरफ यूं। तो यानी कि इसने भी उतना ही फोर्स, जितना फोर्स आपने इधर से इसको लग दिया, उतना ही रिएक्शन फोर्स इसने, ज़मीन ने आपको भी ऊपर से दे दिया, तो आप आगे की तरफ मूव कर जाते हैं। ओके। ऐसे ही दूसरा एग्जांपल आपको बताती हूँ
जैसे कि आप बोट पे कभी बोटिंग की होगी, तो जैसे ही आप स्टीमर से उतरते हैं तो जैसे ही आप अपना पैर आगे की तरफ बढ़ाते हैं तो आपके पैर से लगने वाला फोर्स जो कि इस प्लेटफॉर्म पे लगेगा, तो उतना ही रिएक्शन फोर्स आपका जो प्लेटफॉर्म होगा वो आपकी बॉडी पर देगा और उससे आपका धक्का जो है बोट पर लगेगा। तो बोट यानी कि जब कोई भी व्यक्ति स्टीमर से या बोट से प्लेटफॉर्म पर उतर रहा होता है तो उतरने के बाद में थोड़ी देर के लिए देखिए आप, बोट पीछे की तरफ पुश हो जाती है। तो वही चीज़ बताई गई है, यही है द एक्शन इज ऑलवेज इक्वल एंड अपोजिट टू रिएक्शन। ठीक है, अब ये बच्चों यहाँ पे थर्ड लॉ ऑफ मोशन ख़त्म हो गया। इसी क्रम में थोड़ा सा बचा है इस चैप्टर में कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम में क्या होता है, देखो बच्चों, ये जो मोमेंटम का कंजर्वेशन होता है ये हम इस तरीके से पढ़ा सकते हैं कि द मोमेंटम ऑफ अ बॉल ए बिफोर एंड आफ्टर द कोलिजन आर ma-ua and ma-va respectively. The rate of change of its momentum during the collision will be ma into va minus ua upon t। यानी कि आप ये दो बॉल देखिए, इसमें एक का मास m है और दूसरे का ना मास मतलब ये एम ए है और ये एम बी बॉल है। इसकी जो टकराने से पहले इसकी जो वेलोसिटी थी वो यू है और टकराने जैसे ये एम बी की यू बी थी, दोनों आपस में टकराए तो ए और बी इन्होंने क्या किया, एक दूसरे पर जैसे ए ने एफ ए बी पे फोर्स लगाया और उतना ही फोर्स एफ बी ने एफ बी ए के ऊपर भी लगाया। तो जब जैसे ही दोनों ने एक दूसरे पर फोर्स एक्सर्ट किया है, दोनों ही बॉल टकराती हैं आपस में, दोनों एक दूसरे पर फोर्स एक्सर्ट करती हैं, तो टक्कर के बाद क्या हो जाएगा कि इनके रेट ऑफ मोमेंटम में चेंज होगा। और रेट ऑफ मोमेंटम में चेंज तो हो रहा है, बट क्या हो रहा है कि जब ये बराबर हैं दोनों फोर्सेस तो उस समय जो इनका चेंज ऑफ मोमेंटम है वो कंजर्व रहेगा, सेम रहेगा और इसमें कोई भी मोशन नहीं होगा क्योंकि दोनों ने ही एक दूसरे के ऊपर बराबर फोर्स है। अगर इसने एफ ए बी लगाया है तो इसका भी जो फोर्स है वो एफ बी ए का इतना रहेगा, बस ये इसके इक्वलेंट और माइनस अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा। ओके, तो हम इसको निकाल सकते हैं जैसे उसी फॉर्मूले से कि एफ ए बी इज इक्वल टू एम ए वी ए माइनस यू अपॉन टी और एम बी इक्वल टू यानी कि एफ बी ए इक्वल टू एम बी वी बी माइनस यू बी अपॉन टी। तो अब ये जो है ये इसके जस्ट अपोजिट हो जाएगा और यानी कि माइनस लग जाएगा। तो अगर हमने देखा कि बॉल ए और बॉल बी पर जो रिजल्ट होने वाला फोर्स है वो देखिए यहाँ पर एफ ए बी इक्वल टू माइनस एफ बी ए, डायरेक्शन चेंज, डायरेक्शन दोनों का मतलब फोर्स एक ही जैसा और डायरेक्शन दो है अपोजिट। तो एम ए एफ ए बी इक्वल टू एम ए इंटू वी ए माइनस यू अपॉन टी इक्वल टू माइनस एम बी ब्रैकेट में वी बी माइनस यू बी अपॉन टी। अब ऐसी स्थिति में देखें तो एम ए इंटू यू ए, इसको आप मल्टीप्लाई करिए, एम ए इंटू यू ए प्लस एम बी इंटू यू बी इक्वल टू एम ए इंटू यू वी ए प्लस एम बी इंटू वी बी। यानी कि जो फाइनल इनिशियल वेलोसिटी थी, इनिशियल मोमेंटम था दोनों का, ए और बी बॉल का दोनों का प्लस करके उसके ही यानी कि ये जो फाइनल मोमेंटम के बराबर हो जाता है। इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम। तो टोटल मोमेंटम जो होगा वो इन दोनों का इस एम ए और एम ए इंटू यू ए प्लस एम बी इंटू यू बी, टोटल मोमेंटम जो होगा वो एक दूसरे के पास साथ प्लस करके आएगा। यानी कि टक्कर के बाद में दोनों पर मोमेंटम सेम होगा और इसीलिए उनके अंदर कोई भी एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं होगा और जो भी एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई होता भी है तो भी उसमें कोई मोशन शो नहीं होगी क्योंकि दोनों ही एक दूसरे के ऊपर बराबर फोर्स लगा रहे हैं। इसका मतलब ये हुआ कि इसी को बोलते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। यानी कि दिस स्टेटमेंट कैन अल्टरनेटली बी गिवन एज द टोटल मोमेंटम ऑफ द टू ऑब्जेक्ट इज अनचेंज और कंजर्व बाय द कोलिजन। यानी कि टक्कर के दौरान दोनों ऑब्जेक्ट जो होते हैं वो एक दूसरे के मोमेंटम पे कोई चेंज नहीं लाते और उनका मोमेंटम हमेशा कंजर्व रहता है क्योंकि जो दोनों ही कोलिजन के दौरान, एक आइडल कोलिजन के दौरान जो मोमेंटम का सम होता है दोनों ऑब्जेक्ट का वो हमेशा उतना ही इक्वलेंट होता है जितना कि सम ऑफ मोमेंटम आफ्टर द कोलिजन। यानी कि टक्कर के पहले का मोमेंटम टक्कर की बाद के मोमेंटम के जस्ट बराबर और अपोजिट डायरेक्शन में लगता है। इसी को बोलते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। ओके, तो बच्चों ये चैप्टर यहीं पर फिनिश हुआ। इसके मैं आपको सवाल भेज दूंगी और आप ढंग से समझिएगा और आई होप दैट यू विल वेल अंडरस्टैंड विद दिस लेसन।
प्लीज़ कीप वॉचिंग अगेन एंड अगेन, तभी आपको ये समझ में आएगा कि ढंग से कि कैसा है ये चैप्टर। वैसे बहुत इजी है और बहुत मज़ेदार भी है, बट आपको तभी समझ में ढंग से आएगा जब आप इसको बार बार पढ़ेंगे। तो प्लीज़ आप रिपीटिंग वीडियो देखिए ताकि आपके डाउट्स क्लियर हो। कोई फिर भी डाउट्स रह जाते हैं तो आप प्लीज़ मुझसे कंसल्ट करिए। तब तक के लिए गुड बाय। सब्सक्राइब माई चैनल एंड शेयर माई वीडियोज़ टू। ओके, बाय बाय।